सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग्स। जब एक सब्सटेंस एक लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये सब्सटेंस उस लिक्विड में सोल्यूबल है। तो जो सब्सटेंस डिज़ोल्व होता है उसको बोलते हैं सोल्यूट, और जो कंपोनेंट इस सोल्यूट को डिज़ोल्व करता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। और सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के जो सिस्टम बनता है उसको कहते हैं सोल्यूशन। और इस सोल्यूशन में ये जो सोल्यूट है इसका एक एक मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्वेंट में डिस्पर्स हो जाता है, एक एक मॉलिक्यूल सॉल्वेंट में अलग हो जाता है। इसलिए हम एक सोल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं, अ सिस्टम इन विच अ सोल्यूट इज डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट एंड इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर साइज। नाउ कितना अमाउंट सोल्यूट का सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली तीन तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं। फर्स्ट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जिसमें एक सोल्यूट की जितनी मैक्सिमम लिमिट है सोल्यूबिलिटी की उतना पूरा अमाउंट जब एक सोल्यूट का डिज़ोल्व हो जाता है सोल्यूशन में तो जो सोल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। और एक चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे, क्योंकि अगर टेम्परेचर या प्रेशर चेंज होगा तो सोल्यूबिलिटी चेंज हो जाएगी। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन है अ सोल्यूशन इन विच अ सोल्यूट डिज़ोल्व्स टू इट्स मैक्सिमम लिमिट ऑफ सोल्यूबिलिटी एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये इम्पॉर्टेंट है। नाउ अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाता है अगर सोल्यूट अपनी मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी से कम अमाउंट में डिज़ोल्व होता है तो जो सोल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर सोल्यूट अपनी मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी से ज़्यादा अमाउंट में डिज़ोल्व होता है तो जो सोल्यूशन बनता है उसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अगर हम अब ये सब कंसिडर करें तो सोल्यूबिलिटी को हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव टर्म्स यानी कितना अमाउंट डिज़ोल्व हो रहा है, तो क्वांटिटेटिव टर्म्स में सोल्यूबिलिटी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन में जो मैक्सिमम अमाउंट डिज़ोल्व हुआ है सोल्यूट का वो उस सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी है। और क्वालिटेटिव टर्म्स यानी किस तरीके से सोल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होकर सोल्यूशन फॉर्म करता है। तो क्वालिटेटिव टर्म्स में सोल्यूबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं स्पॉन्टेनियस इंटरैक्शन बिटवीन अ सोल्यूट एंड अ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ होमोजीनियस मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन। सोल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ स्पॉन्टेनियसली इंटरैक्ट होते हैं और ये सोल्यूट जो है ये एक एक मॉलिक्यूल सोल्यूट का डिस्पर्स हो जाता है सॉल्वेंट में, जिससे एक सोल्यूशन या एक होमोजीनियस मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन फॉर्म होता है। तो वो होती है सोल्यूबिलिटी, spontaneous interaction between a solute and a solvent to form a homogeneous molecular dispersion. Now solubility जो है वो एक solute की intrinsic property होती है, यानी solubility को हम सिर्फ chemical modification से ही change कर सकते हैं। Now there are various factors which affect solubility. सबसे important होते हैं solute और solvent की physical और chemical properties। उसके अलावा होता है pH ऑफ द सॉल्यूशन। जनरली जो कंपाउंड्स हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं तो pH से बहुत इफेक्ट होता है सॉल्यूशन की सोल्यूबिलिटी पे। उसके अलावा है प्रेशर, टेम्परेचर एंड पार्टिकल साइज ऑफ द सोल्यूट। छोटा पार्टिकल साइज रहेगा, ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, ज़्यादा सोल्यूट डिजॉल्व होगा। नाउ व्हाई इज़ द नॉलेज ऑफ सोल्यूबिलिटी इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मुलेटर। हम एक फॉर्मुलेटर हैं, हमें एक सोल्यूट किसी ड्रग के लिए हमें एक फॉर्मुलेशन बनाना है और फिर उसका डोसेज फॉर्म बनाना है, तो हमारे लिए सोल्यूबिलिटी की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, अगर हम एक लिक्विड डोसेज फॉर्म बना रहे हैं तो ड्रग की लिए हमें एक बेस्ट सॉल्वेंट सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमारे को सोल्यूबिलिटी का नॉलेज होना चाहिए। देन सेकेंड है कि कोई भी ड्रग जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में अब्सॉर्ब होता है तभी उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिलता है, और ड्रग को अब्सॉर्ब होने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है कि जो भी एक्वस फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे उनमें वो ड्रग डिज़ोल्व होना चाहिए। और साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे हमेशा एक्वस फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम ओरली टैबलेट लेते हैं तो जो हमारे जीआईटी के फ्लूइड्स हैं पहले ड्रग उन फ्लूइड्स में डिज़ोल्व होगा और उसके बाद ही ड्रग अब्सॉर्ब होगा। उसके अलावा अगर किसी ड्रग की एक्वस सोल्यूबिलिटी में प्रॉब्लम है, अगर लो एक्वस सोल्यूबिलिटी है
तो ऐसे केसेस में ये ड्रग का फॉर्मुलेशन में भी प्रॉब्लम आती है और ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है, यानी कितना अमाउंट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए ये सब चीज़ों की वजह से हमें सोल्यूबिलिटी का नॉलेज जो है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नाउ सोल्यूबिलिटी एक्सप्रेशंस, सोल्यूबिलिटी को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो है उसके अकॉर्डिंगली सोल्यूबिलिटी जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं एज पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट, यानी एक पार्ट सोल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए कितने पार्ट सॉल्वेंट लगता है। तो इसके अकॉर्डिंगली सोल्यूट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है वेरी सोल्यूबल, अगर एक पार्ट से भी कम पार्ट सॉल्वेंट का एक पार्ट सोल्यूट को डिसॉल्व कर लेता है तो हम उस सोल्यूट को बोलते हैं वेरी सोल्यूबल। और इस केस में इस सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी जो है 1000 मिलीग्राम से भी ज़्यादा सोल्यूट 1 ml ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। सेकेंड कैटेगरी है फ्रीली सोल्यूबल सोल्यूट, अगर 1 पार्ट से लेकर 10 पार्ट्स तक सॉल्वेंट एक पार्ट ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व करता है तो सोल्यूट होता है फ्रीली सोल्यूबल, और इस केस में 100 से 1000 मिलीग्राम तक का सोल्यूट 1 ml सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। थर्ड कैटेगरी आती है सोल्यूबल सोल्यूट, अगर 10 से 30 पार्ट सॉल्वेंट के एक पार्ट सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो सोल्यूट को बोलते हैं सोल्यूबल सोल्यूट, और यहाँ पर 33 से 100 mg तक सोल्यूट 1 ml सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद अगर 30 से 100 पार्ट ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट एक पार्ट ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो ये सोल्यूट होता है स्पैरिंगली सोल्यूबल, और यहाँ पे 10 से 33 मिलीग्राम सोल्यूट के 1 ml सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। देन अगर 100 से 1000 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व करते हैं 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट, तो ऐसे में इसको हम सोल्यूट को बोलते हैं स्लाइटली सोल्यूबल, और यहाँ पे इस केस में 1 to 10 मिलीग्राम सोल्यूट के डिसॉल्व हो जाते हैं 1 ml सॉल्वेंट में। अब अगर 1000 से 10,000 पार्ट सॉल्वेंट के डिसॉल्व करते हैं एक पार्ट सोल्यूट को, तो ऐसे में ये सोल्यूट जो है दिस इज़ कॉल्ड वेरी स्लाइटली सोल्यूबल सोल्यूट, और यहाँ पे 0.1 से 1 मिलीग्राम सोल्यूट का 1 ml सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। उसके बाद एक लास्ट कैटेगरी आती है प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल, अगर 10,000 से भी ज़्यादा पार्ट लगते हैं सॉल्वेंट के एक पार्ट ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए तो हम बोलते हैं कि ये जो सोल्यूट है ये प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, और यहाँ पे इस सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी जो है 0.1 mg/ml से भी कम होती है। ये सारा जो क्राइटेरिया है ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। नाउ यूरोपियन फार्माकोपिया में भी जो ये फर्स्ट 6 कैटेगरीज हैं ये लिस्ट होती हैं एक्सेप्ट द लास्ट वन। लास्ट जो कैटेगरी है उसको यूनाइटेड फार्माकोपिया में लिस्ट नहीं करते हैं। तो ये एक वन टाइप का सोल्यूबिलिटी एक्सप्रेशन है यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का। नाउ इसके बाद जो कॉमनली यूज सोल्यूबिलिटी एक्सप्रेशंस हैं इनमें सबसे पहले आता है ग्राम पर ml, यानी कितने नंबर ऑफ ग्राम्स या कितने ग्राम्स सोल्यूट के डिसॉल्व हो रहे हैं 1 ml ऑफ सॉल्वेंट में, तो हम बोलते हैं ग्राम पर ml। उसके बाद आता है परसेंट वेट बाय वेट, यानी ये होता है वेट इन ग्राम्स ऑफ अ सोल्यूट, वेट इन ग्राम्स ऑफ अ सोल्यूट विच डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो इसको हम बोलते हैं परसेंट वेट बाय वेट। उसके बाद आता है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, ये होता है वेट इन ग्राम्स ऑफ अ सोल्यूट विच डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्वेंट, कितना ग्राम सॉल्वेंट का सोल्यूट का 100 ml सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है। उसके बाद आता है परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये होता है वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स ऑफ सोल्यूट, यानी कितना ml सोल्यूट का डिसॉल्व हो रहा है 100 ml ऑफ सॉल्वेंट में, इसको बोलते हैं
परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसके बाद जो और कैटेगरीज़ हैं सोल्यूबिलिटी एक्सप्रेशंस की, ये हम कॉमनली यूज़ करते हैं हमारे प्रैक्टिकल्स में भी। इसमें सबसे पहले आता है मोलारिटी। मोलारिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute which dissolve in 1000 ml or 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। कितने मोल्स सोल्यूट के 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो रहे हैं। उसके बाद आता है मोलालिटी। मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट दैट डिज़ोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम 1 लीटर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो जो नंबर ऑफ मोल्स डिज़ोल्व होते हैं दैट इज़ मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्वेंट को किलोग्राम में कंसिडर करते हैं तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के डिज़ोल्व होते हैं उसको बोलते हैं मोलालिटी। और नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम equivalents of a solute that dissolve in 1 liter of solvent। तो ये होता है नॉर्मेलिटी। नाउ व्हाट नॉर्मेलिटी और मोलारिटी को थोड़ा डिटेल में कंसिडर करते हैं कि ये नंबर ऑफ मोल्स होता क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होता क्या है। नाउ मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यानी कितना वेट हमने कितना ग्राम हम सब्सटेंस का ले रहे हैं वो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन। नाउ ये n जो है ये होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस अगर हम एसिड ले रहे हैं, और नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयंस अगर हम बेस ले रहे हैं। तो नाउ हम एक एग्जांपल लेते हैं पहले एसिड का। तो हम एक एसिड लेते हैं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 98। अब सल्फ्यूरिक एसिड में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, हाइड्रोजन आयंस हैं 2, तो इसका लिए n वैल्यू हो जाती है 2। नाउ अगर हम 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को 1 लीटर वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 1 लीटर वाटर में डिज़ोल्व किया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, हमने अमाउंट कितना लिया है 98 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट है इसका 98, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। 98 ग्राम को हमने लिया है और उसका मॉलिक्यूलर वेट है 98, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 1। तो यानी इस सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी हो गई 1। मोलारिटी इज़ नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स है 1 तो मोलारिटी हो गई 1, यानी ये जो सॉल्यूशन है ये है 1 मोलर सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखते हैं नॉर्मेलिटी। नाउ H2SO4 में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो n की वैल्यू है 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है नंबर ऑफ मोल इंटू n। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, अगर हमने 98 ग्राम अगर हम H2SO4 को डिज़ोल्व कर रहे हैं 1 लीटर में तो नंबर ऑफ मोल्स हैं 1, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए 1। इसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं 2, तो n की वैल्यू हो गई 2, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हो गए 2। यानी इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी, इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी हो गई 2, यानी ये जो सॉल्यूशन है ये क्या हो गया 2 नॉर्मल सॉल्यूशन बन गया। ठीक है। अब अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बेस का, तो बेस हम जो हमने लिया NaOH, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 40। अब अगर हम 40 ग्राम NaOH को डिज़ोल्व करते हैं 1 लीटर वाटर में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज़ जितना हमने अमाउंट लिया है, वेट लिया है सब्सटेंस का वो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। हमने लिया है 40 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट है 40, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 1। इसका मतलब इस सॉल्यूशन की
मोलैरिटी कितनी हो गई 1, यानी ये क्या बन गया 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब कंसिडर करते हैं हम इसकी नॉर्मेलिटी। अगेन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है नंबर ऑफ मोल्स इनटू n। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल आयन है तो n की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितना हो गया 1 इंटू 1 दैट इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी हो गई 1, यानी ये जो सॉल्यूशन है ये 1 नॉर्मल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसका मतलब NaOH के केस में हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम 40 ग्राम NaOH को 1 लीटर में डालते हैं तो उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी 1 है और नॉर्मेलिटी भी 1 है। तो मतलब कि अगर किसी एसिड में एक ही हाइड्रोजन एटम हो या बेस में एक ही हाइड्रोक्सिल एटम हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ऐसे केसेस में नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सेम हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1। अगर n की वैल्यू 1 रहेगी तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट होता है मोलैरिटी। तो अगर किसी एसिड में एक ही हाइड्रोजन एटम है या बेस में एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो रिप्लेस होता है, तो ऐसे केसेस में इनकी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी सेम होती है। लेकिन अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स या नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस बढ़ते हैं तो मोलैरिटी जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे H2SO4 में 2 हाइड्रोजन एटम्स थे तो नॉर्मेलिटी जो थी वो मोलैरिटी से डबल हो गई थी। सपोज़ हमारा यहाँ पर बना है ये 2 नॉर्मल सॉल्यूशन, 98 ग्राम लेके हमने बनाया है 2 नॉर्मल सॉल्यूशन। अगर हमें यहाँ पर 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना होगा तो हम क्या करेंगे 98 का हाफ, यानी हम कितना लेंगे 49 ग्राम्स H2SO4 लेंगे, तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बन जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन डिटरमाइन द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। तो ये सारे सोल्यूबिलिटी एक्सप्रेशंस हैं जिससे हम एक सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं।